गोल्डन एरा ऑफ लेजेंड्स, सुहानी यादों का सुहाना सफर। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसी आवाज हो जो मतलब पूरी तरह से इबादत हो, एकदम रूहानी पुकार जिसे सुनकर सिर बस खुद ब खुद झुक जाए। जैसे वो मशहूर गाना है ना, ओ दुनिया के रखवाले। ओ दुनिया के रखवाले। हाँ, क्या बात है, एकदम सही उदाहरण है ना। और दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज हो जो मुकम्मल तौर पर शरारत हो, जिसमें एक गजब का नटखटपन हो, जैसे बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। तो मतलब सोचिए कि जब इबादत और शरारत जैसी दो बिल्कुल अलग आवाजें एक साथ मिलेंगी तो सुरों का वो जादू कितना असरदार होगा। सच कहूँ तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, हाँ। यही अपने आप में एक बहुत दुर्लभ चीज है। मतलब आमतौर पर संगीत में हम देखते हैं कि एक जैसी आवाजों को या एक जैसी टोन को मिलाने की कोशिश होती है, हाँ। ताकि वो आपस में एकदम घुल जाएं। जी बिल्कुल घुल जाएं, कोई फर्क ना पता चले। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात एकदम अलग है। यहाँ बात बिल्कुल विपरीत ध्रुवों के टकराने की हो रही है, और यही इसे इतना खास बनाता है। एकदम सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा का विषय भी यही है। आज हम भारतीय सिनेमा की उस जादुई जुगलबंदी के सफर पर निकल रहे हैं, जिसने हमें मतलब 160 से भी ज्यादा गानों का एक ऐसा खजाना दिया जो आज भी बेमिसाल है। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। न न न न न न तौबा तौबा, मैं न प्यार करूं। अरे वम 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 वम, ऐसा कैसा होगा, तौबा काहे को करता। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। आंखों हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है शिकायत। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साथ। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन। कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत। जी, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की ऐतिहासिक जोड़ी। बिल्कुल। आज हम उन पुराने स्टूडियो नोट्स और कुछ बहुत ही पुरानी संगीत समीक्षाओं और रिकॉर्डिंग रूम के उन किस्सों को खंगाल रहे हैं जो हमें सीधे उस ब्लैक एंड व्हाइट युग में वापस ले जाते हैं। वो भी बिना किसी ऑटो ट्यून के ना। हाँ, बिना किसी डिजिटल एडिटिंग के। हम यही समझेंगे कि उस दौर में संगीत रचना आखिर होती कैसे थी। और मतलब वो एक ऐसा युग था जहाँ संगीत सिर्फ गाया नहीं जाता था, उसे जिया जाता था। कोने कोने देखा, न जाने कहाँ खो गया। जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर गायक को सब कुछ बस एक ही टेक में सही करना होता था। कोई रीटेक वाला ऑप्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता था। बिल्कुल नहीं, सब कुछ एकदम लाइव और असली होता था। सही कहा। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य बस इसी बात की तह तक जाना है कि आखिर क्यों इन दोनों की आवाजें जब भी मिलती थीं तो सुनने वालों को ऐसा लगता था जैसे शहद में मिश्री घुल गई हो। इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत। जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे। मतलब ये जोड़ी आज भी क्लासिक ड्यूएट्स का गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों मानी जाती है? तो चलिए सबसे पहले आवाजों के इस अनोखे रसायन को समझते हैं। अगर हम उस दौर के संगीत समीक्षकों की माने तो देखिए, रफी साहब की आवाज में एक अजीब सा सुकून और एक बहुत ही गहरी कशिश थी। हाँ, वो ठहराव तो हमेशा महसूस होता है उनकी आवाज में। बिल्कुल।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी वर्सेटैलिटी। मतलब वो किसी भी सांचे में बड़ी आसानी से ढल सकते थे। अब देखिए, एक तरफ ओ दुनिया के रखवाले का वो गहरा दर्द, और दूसरी तरफ सर जो तेरा चकराए जैसी एकदम बेपरवाह मस्ती। आश निराश के दो रंगों से धुनी, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आज अरे हाँ, वो मालिश वाले का किरदार क्या बखूबी निभाया था आवाज से। हाँ, और वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो गीता दत्त जी की आवाज की बनावट बिल्कुल अलग थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी और एक बहुत ही खास तरह का नशा था। पुराने आर्काइव्स भी यही बताते हैं कि गीता जी की आवाज में एक अनोखा हुस्न था। मतलब वो वक्त ने किया क्या हसीन सितम वाले गाने में वो अपने दर्द से सीधे सुनने वाले का दिल तोड़ सकती थी। जी बिल्कुल। वक्त ने किया क्या हसीन सितम। और अगले ही पल किसी दूसरे गाने में अपनी चुलबुली अदाओं से खेल भी सकती थी। अरे न न न न न न तौबा तौबा, मैं न प्यार करूंगी, मैं न प्यार। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाह रही थी। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि इनकी आवाजें मीठे और तीखे खाने के बैलेंस जैसी थी। हाँ, ये तुलना काफी सुनने को मिलती है ना? लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण थोड़ा सा अधूरा है। अगर हम इसे चित्रकला के नजरिए से देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कैनवस पर रफी साहब ने एक बहुत ही साफ, शार्प और सधी हुई आउटलाइन बनाई हो। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, और फिर गीता जी ने उसमें पानी वाले रंगों से, मतलब वाटर कलर से ऐसा शेड भरा हो जो किनारों से हल्का सा बाहर छलक रहा हो। और मजेदार बात यह है कि वो छलकना ही उस पेंटिंग को असली और जिंदा बनाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक तुलना की आपने। क्योंकि अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को, यानी इसके एकॉस्टिक्स को समझें तो पता चलता है कि ये जो अनोखा रसायन है ये असल में काम कैसे करता था। हाँ, वो तकनीकी पहलू समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो तकनीकी रूप से अगर देखें तो रफी साहब अक्सर ऊंचे सुरों पर, यानी जिसे हम हायर ऑक्टेव्स कहते हैं, वहां अपनी आवाज को बहुत ही स्थिर और साफ रखते थे। मतलब उनकी आवाज में कमाल की नजाकत और गूंज थी। एकदम क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल। जबकि गीता जी जो है वो निचले सुरों में, यानी बेस में एक खास तरह का टेक्सचर या हल्का सा खुरदरापन ले आती थी, जिसे कई समीक्षकों ने शराब के घूंट जैसा भारी और मीठा भी कहा है। तो जब ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती थी, अगर हम विज्ञान के नजरिए से सोचें तो दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों को मिलाने पर तो आवाजें आपस में क्लैश भी कर सकती है ना? हाँ, ये खतरा तो हमेशा रहता है। मेरा मतलब है, गीता जी की आवाज का जो वो भारीपन था, वो रफी साहब की साफ और ऊंचे सुरों वाली नजाकत को कहीं ना कहीं दबा भी तो सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक आवाज दूसरी आवाज पर हावी हो जाए? देखिए, यही तो बहुत शानदार सवाल है, और यही तो इन दोनों का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। म्यूजिकल भाषा में इसे सोनिक स्पेस को समझना कहते हैं। सोनिक स्पेस मतलब आवाज की अपनी एक जगह? जी हाँ, ये दोनों कभी भी एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को काटते नहीं थे, बल्कि जो खाली जगह होती थी उन्हें भरते थे। रफी साहब की आवाज जिस रेंज में गूंजती थी, गीता जी जानबूझकर उस रेंज से थोड़ा नीचे या अलग गाती थी। वो एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे। मतलब कोई होड़ नहीं थी कि कौन बेहतर गा रहा है? बिल्कुल नहीं। जब रफी साहब अपनी सधी हुई आवाज से एक मजबूत नींव देते थे, तब गीता जी अपनी हरकतों से उस पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी करती थी। और जब गीता जी अपनी भारी आवाज में लीड लेती थी, तो रफी साहब पीछे से एक बहुत ही मखमली सा सहारा देते थे। तुम जो हुए मेरे हम सफल, रस्ते बदल गए, झुमके तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात। मतलब एक तरह से वे अपनी अपनी लेन में रहकर भी एक परफेक्ट हार्मनी बना रहे थे। ये बात मुझे उस चीज की ओर ले जाती है जो शायद सिर्फ सुरों और साइन से बहुत परे है। आप किस चीज की बात कर रही हैं? हाँ, इनकी सहजता। मतलब हमने ये तो समझ लिया कि इनकी आवाजों की बनावट एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन जब ये दोनों असल में माइक्रोफोन के सामने खड़े होते थे तो गानों के अंदर ये केमिस्ट्री लाइव कैसे काम करती थी? हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। मैं सोच रही थी 1954 की गुरुदत्त की फिल्म आर पार के उस मशहूर गाने के बारे में, मोहब्बत कर लो जी भर लो आज किसने रोका है। क्या कमाल का गाना है वो।
मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है, शिकायत। ओपी नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल। जी, जब कोई इस गाने को सुनता है ना तो मतलब लगता ही नहीं कि ये सिर्फ दो बेहतरीन गायक हैं जो बस अपना अपना हिस्सा गा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसके थोड़े और गहरे स्तर पर जाएं तो इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी स्पॉन्टेनिटी थी, यानी इनकी सहजता। जो पुराने नोट्स और रिकॉर्डिंग डायरियां हमारे पास मौजूद हैं, वे इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि रफी साहब अपनी आवाज से अभिनय करने के उस्ताद थे। मतलब आवाज से एक्टिंग करना। जी, वो आवाज में अदाएं दिखाना, सांसों का एकदम सही इस्तेमाल करना और बीच बीच में हल्की हरकतें डालना बखूबी जानते थे। लेकिन जो बात इस जोड़ी को बेजोड़ बनाती है वो ये है कि गीता दत्त रफी साहब की हर छोटी सी हरकत को, हर सांस के ठहराव को उसी पल महसूस करके तुरंत रिएक्ट करती थी। अरे वाह, जैसे कोई कैच एंड थ्रो का खेल चल रहा हो। रफी साहब ने एक एक्सप्रेशन फेंका और गीता जी ने उसे कैच करके अपना एक्सप्रेशन वापस फेंक दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। हाँ। और इसी वजह से इनके डुएट्स कभी भी ऐसे रटे रटाए या कागज से पढ़कर गाए हुए नहीं लगते थे। वे एकदम जीते जागते कॉन्वर्सेशंस की तरह महसूस होते थे, जैसे दो लोगों के बीच कोई असली बातचीत चल रही हो। कोई बनावटीपन नहीं था। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा और आइकॉनिक उदाहरण तो मुझे लगता है वो जॉनी वॉकर पर फिल्म आया गया गाना है, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान। ओहो, क्या कमाल का गाना है। ना यहाँ जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये गाना जब भी कहीं बजता है तो कदम बस खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस गाने को ध्यान से एनालाइज करें तो इसमें ऐसा क्या खास था जो ये इतना अमर हो गया? देखिए, अगर आप इस गाने की संरचना को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये सच में मुंबई शहर की धड़कन है। इस गाने को सुनने पर ऐसा लगता है जैसे सड़कों पर जिंदगी खुद गुनगुना रही हो। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। या फिर एक पति पत्नी के बीच एक बहुत ही प्यारी सी नोक-झोंक चल रही हो। हाँ, वो नोक-झोंक वाली फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग है उसमें। पूरा दुनिया को है कहता, ऐसा भोला तो न बन। है ना? अब देखिए, रफी साहब जब गाते हैं ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, तो उनकी आवाज में शहर की उस भागदौड़ से थके हुए एक आम इंसान की खींच भी है और एक अजीब सा प्यार भी है। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करते हैं, गीता जी की आवाज एकदम चुलबुले अंदाज में आती है। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे। और गौर करने वाली बात यह है कि गीता जी की आवाज में उस थकावट का कोई भी असर नहीं होता, वो एकदम से एक नई ताजगी लेकर आती हैं। बिल्कुल, गीता जी का उस गाने में रफी साहब की हर बात का पलटकर जवाब देना, उनकी वो हल्की सी चुलबुलाहट, एक एक शब्द पर जो उनका जोर था, मतलब वो इतना स्वाभाविक था कि लगता है जैसे स्टूडियो में कोई रिहर्सल हुई ही नहीं थी। बस दोनों ने एक दूसरे को देखा और मजे में बातें करने लगे। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। पता है, यही वो सहजता थी जिसने इस जोड़ी को सबसे अलग खड़ा कर दिया। और यही बात मेरे मन में एक बहुत बड़ी उत्सुकता भी पैदा करती है कि अगर माइक्रोफोन के सामने गानों में इतनी सहजता और मस्ती थी, तो क्या असल जिंदगी में, मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो के उन बंद दरवाजों के पीछे भी माहौल ऐसा ही होता था, या ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस भर थी? मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं थी। और हमारे पास आर्काइव्स में दर्ज एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जो इस बात को 100% साबित करता है। हाँ, क्या आप उसी किस्से की बात करें जो मिस्टर एंड मिसेस 55 की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था? बिल्कुल, 1955 की वो मशहूर फिल्म जिसमें गुरुदत्त और मधुबाला थे। हाँ, मुझे याद आ रहा है। तो हुआ ये था कि म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर उस वक्त रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद थे, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ओपी नैयर अपने काम को लेकर कितने सख्त हुआ करते थे। हाँ, वो तो बहुत कड़क मिजाज के थे। तो गाना कौन सा था? गाना था चल दिए बंदा नवाज। चल दिए बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का। ये मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ी तीरंदाज। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो रफी साहब, जो हमेशा की तरह अपने अनुशासन और परफेक्शन के लिए एकदम तैयार थे, वो माइक्रोफोन के सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी लाइन एकदम सही तरीके से गाई, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग के ठीक बीच में गीता जी की बारी आई और उन्होंने अचानक अपनी लाइन में कुछ ऐसी शरारत, मतलब एक ऐसा नखरा डाल दिया जो किसी ने रिहर्सल में तय नहीं किया था। अरे, ओपी नैयर के सामने ऐसा कर दिया? हाँ,
वो पूरी तरह से एक इम्प्रोवाइजेशन था। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? रफी साहब उस अचानक आई शरारत से इतना चौंक गए कि वो सच में एक पल के लिए अपनी लय ही भूल गए और बस गीता जी को देख के मुस्कुराने लगे। मतलब इतने बड़े गायक भी उस शरारत के सामने अपनी लाइन भूल गए। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ओपी नैयर जैसे सख्त संगीतकार ने भी उस टेक को खारिज नहीं किया, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि उस शरारत में जो एक मैजिक था वो किसी भी तयशुदा रिहर्सल से बहुत बड़ा था। बिल्कुल, वो तो एक जादू था जो बस हो गया। लेकिन इस ड्रिपमा के बाद रफी साहब ने गीता जी से जो कहा वो बहुत गहरे मायने रखता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपकी आवाज में जो बिजली है ना, उसका कोई जवाब नहीं। आवाज में जो बिजली है, क्या बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है, वो भी एक ऐसे गायक की तरफ से जो खुद सुरों का सरताज हो। सही बात है। और अगर हम इस किस्से को थोड़े बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो मुझे लगता है सिर्फ एक रिकॉर्डिंग रूम का मजाक नहीं था। यह उनके बीच के उस आपसी सम्मान का प्रतीक था जो सुरों से कहीं परे था। मतलब एक गहरा इंसानी रिश्ता भी था। बिल्कुल। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गीता दत्त हमेशा रफी साहब की गायकी की बहुत इज्जत करती थी और यह रिश्ता कोई एक तरफा नहीं था। जब बाद के सालों में गीता जी की निजी जिंदगी में बहुत मुश्किल दौर आया तो रफी साहब ने सच में एक बड़े भाई की तरह उनका हमेशा साथ दिया था। ये एक बहुत ही गहरा मानवीय जुड़ाव था और मुझे लगता है कि जब दो कलाकारों के बीच इस तरह का आपसी सम्मान और आत्मीयता होती है ना, तो वो बात उनके गानों में एक अलग ही जान डाल देती है। मतलब श्रोताओं को वो सच्चाई, वो गर्माहट उनकी आवाज में साफ सुनाई देती है। आप एकदम सही कह रही हैं। और शायद यही वजह थी कि उस दौर के दिग्गज संगीतकारों ने इस जोड़ी की उस छिपी हुई ताकत को बहुत जल्दी पहचान लिया था। हाँ, अगर हम इनके हिट गानों की लिस्ट देखें, जैसे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, या फिर जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, और वो रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, मतलब एक से बढ़कर एक गाने हैं। तो क्या ये माना जाए कि ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन और चित्रगुप्त जैसे उस दौर के सभी बड़े संगीतकार इस रफी गीता फॉर्मूले को पूरी तरह से डिकोड कर चुके थे? बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में चलते हो झूम के, बदले है चाल भी नैनों में रंग। सच्ची सच्ची कह दो, दिखाओ नहीं चाल रे। पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। झुमझुम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किससे वो पहली मुलाकात। जी बिल्कुल, डिकोड कर चुके थे। इन सभी दिग्गजों को यह बात बहुत अच्छी तरह पता चल गई थी कि अगर किसी भी फिल्म में एक ऐसे गीत की जरूरत है जहां रोमांस, रिदम और मिसचीफ यानी प्यार, लय और शरारत, इन तीनों का एक परफेक्ट मिश्रण चाहिए, तो पूरे भारत में रफी और गीता से बेहतर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। मतलब संगीतकारों ने खास तौर से सिर्फ इन दोनों की आवाजों को ध्यान में रखकर धुनें बनानी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि गाने उनके लिए टेलर मेड होने लगे थे। अब ओपी नैयर का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने इन दोनों की आवाजों का जो जादू जगाया वो आज भी भारतीय संगीत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों की, ये क्या दास्तां है बताए मोहब्बत। सुनिए मिस्टर चालबाज, क्या बेहतरीन गाना है। हाँ, या फिर आप उधर तुम हसीन हो, इधर दिल जवां है, सुन लीजिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ती रंगा। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिजा। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है। संगीतकारों को अच्छे से पता था कि रफी की आवाज अगर एक गंभीर और सदैव आशिक की है, तो गीता की आवाज उस आशिक को चिढ़ाने वाली एक एकदम बेपरवाह महबूबा की है। और हर गाने में इनकी केमिस्ट्री का एक बिल्कुल नया ही रंग सामने आता था। एकदम सच है। लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरत सफर और हर सुनहरे दौर का एक अंत भी जरूर होता है, और दुर्भाग्य से ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। हाँ, ये बात सच है। देखिए, समय के साथ संगीत की पूरी दुनिया ही बदली, इंडस्ट्री में नई आवाजों और बिल्कुल नए ट्रेंड्स का दौर आ गया। लेकिन जो इस जोड़ी के टूटने का सबसे बड़ा कारण था वो था गीता दत्त जी की निजी जिंदगी में आने वाले भारी उतार चढ़ाव और उनका अपना संघर्ष। वो दौर उनके लिए बहुत मुश्किल था। जी, ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि उन घरेलू और व्यक्तिगत मुश्किलों
होने की वजह से उनके काम पर सीधा असर पड़ने लगा और उनकी रिकॉर्डिंग्स धीरे धीरे कम होने लगी। गीता जी बहुत ही जल्दी बहुत कम उम्र में इस दुनिया से बिछड़ गईं। ये सोचते हुए भी दिल बहुत भारी हो जाता है कि उस चुलबुली आवाज के पीछे असल में कितना गहरा दर्द छुपा था। लेकिन आज भी जब हम पीछे मुड़कर उस दौर को देखते हैं तो पाते हैं कि जितने भी डुएट्स उन्होंने रफी साहब के साथ गाए वे आज भी बिना किसी शक के गोल्ड स्टैंडर्ड ही माने जाते हैं। उनका काम सच में समय की सीमाओं को पार कर गया है। सचमुच इस पूरे विश्लेषण ने मुझे ये एहसास कराया है कि जब रफी साहब की वो नजाकत और गीता जी की वो कोमलता एक साथ मिलती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने फूलों की बारिश कर दी हो। क्या बात कही आपने, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। एक आवाज अगर मोहब्बत का इजहार थी तो दूसरी आवाज उस मोहब्बत की खिलखिलाती हुई मुस्कान थी। इसीलिए आज भी जब किसी पुराने रेडियो से गुजरते हुए हम आपकी आंखों में या फिर जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी हमारे कानों में पड़ता है तो लगता है जैसे वक्त उसी पल ठहर गया हो। वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो रोमांटिक दुनिया थी वो फिर से रंगीन हो उठती है और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये आवाजें कभी पुरानी हो सकती हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जैसा कि हमने अभी देखा, इतिहास गवाह है कि गीता दत्त की निजी जिंदगी में भारी उतार चढ़ाव आए। बहुत सी उदासी और मुश्किलों का उन्होंने सामना किया जिसकी वजह से उनका करियर भी धीमा पड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की ये कैसी जादुई, कैसी रहस्यमयी ताकत है कि एक इंसान जो अपनी असल जिंदगी में इतनी उदासी और तकलीफों से गुजर रहा था, उसकी आवाज आज भी दशकों बाद हमें उतनी ही चुलबुली, उतनी ही जवां और उतनी ही शरारत से भरी भी सुनाई देती है। सोचने वाली बात है। क्या कला की असली जीत यही है कि वो कलाकार के तमाम आंसुओं को दुनिया से छिपाकर दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी मुस्कान को अमर कर देती है? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो मतलब लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। कला कैसे एक इंसान के निजी दर्द को एक ऐसी मुस्कान में बदल देती है जो सदियों तक जिंदा रहती है और अंत में जो बचता है वो है एक तरफ रूहानी इबादत और दूसरी तरफ बेपरवाह शरारत, और इन दोनों के टकराने से पैदा हुआ वो अमर जादू जो आने वाली पीढ़ियों तक हमारे दिलों में यूं ही गूंजता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें